उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर लड़ाई लंबे समय से चल रही है। लड़ाई जो है सड़कों पर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो समिति के संयोजक हैं मोहित डिमरी जी मौजूद हैं। डिमरी जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं भू कानून सशक्त कानून को लेकर, ये अगर कुछ बिंदुओं में हमारे दर्शकों को बताएं क्या है और क्या मुख्य मांगों को लेकर आप सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए, सवाल है ज़मीनों को बचाने का। आज हमारी ज़मीनों को लूटने के सारे रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि रास्ते इसलिए खुले, मजबूत कानून इस राज्य में नहीं है। भूमि कानून बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। हम चाहते हैं सशक्त भू कानून हो, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में है, हिमाचल में है। उसी तर्ज पे हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड के एक ऐसा मजबूत कानून इस राज्य में बने। हम चाहते हैं कि इस राज्य में ऐसा कानून हो जिससे हमारी कृषि भूमि बच सके। आज आप देखिए, हमारे राज्य में बहुत सीमित मात्रा में कृषि भूमि है, लगातार वो बेची जा रही है। इससे हमारे सामने संकट हो गया है हमारे लोगों का भूमिहीन होने का। उनके पास तो ज़मीन रहेगी नहीं, और ज़मीन नहीं रहेगी तो उनका अपना वजूद कैसा रहेगा, उनका आधार ही खत्म हो जाएगा, हमारी भाषा संस्कृति खत्म हो जाएगी। लड़ाई ज़मीनों को बचाने की लड़ाई है। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में 30 सालों से रह रहा है, उसे ही, उस व्यक्ति को, उस परिवार में एक व्यक्ति को ही 200 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदने के लिए, वो भी आवास के लिए, मिलनी चाहिए। बाकी उद्योगों के लिए कोई ज़मीन ले भी रहा है तो लीज की व्यवस्था उसमें होनी चाहिए, और जो काश्तकार है उसकी हिस्सेदारी भी उस मुनाफे में, जो भी कारोबार वहाँ पे चल रहा हो ज़मीन पे, उसमें होनी चाहिए, ताकि काश्तकार की ज़मीन भी बची रहे और उसको भी उसका लाभ मिलता रहे। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ मलिन बस्तियाँ हैं उसका मालिकाना हक उन्हें बिल्कुल ना दिया जाए। सरकारी भूमि अतिक्रमण जिन लोगों ने किया है उनको अगर ज़मीन का मालिकाना हक दे देंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। हमारे रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सीमित मात्रा में है, ये भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और 1964 से यहाँ पे कोई भी भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है, तो भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भूमि बंदोबस्त किया जाए, ये पता लगाया जाए कि कितनी यहाँ पे कृषि भूमि है, सरकारी है, वन भूमि है। इसका भी स्पष्ट एक आंकड़ा होना चाहिए हमारे पास। अभी तो स्थिति स्पष्ट ही नहीं है, कितनी हमारी कमर्शियल लैंड, कृषि लैंड कमर्शियल लैंड में तब्दील हो गई है, कितना हमारी ज़मीनें खुर्द बुर्द कर दी गई हैं, तो हमारे पास कुछ डेटा ही नहीं है। सरकार भी इस दिशा में काम करे, हम मांग कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, जो मलिन बस्तियां हैं मालिकाना हक उन्हें ना दिया जाए। एक तरफ आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पर सशक्त भू कानून को लेकर, पर वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने के लिए लड़ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा कर रही हैं, अखबारों में और प्रेस में अपना बयान भी दे रही हैं। देखिए, उनका वोट बैंक है जो उनकी बात कर रहे हैं, मलिन बस्तियों को नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, वो अपना वोट बैंक साधने के लिए कर रहे हैं। उनको उनके वोट बैंक की चिंता है, उनको यहाँ के मूल निवासियों की चिंता नहीं है। उन्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ के मूल निवासियों के रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति बंद हो जानी चाहिए। आप अवैध तरीके से पहले बस रहे हो, उसके बाद आपको ज़मीन का मालिकाना क्यों दिया जाना चाहिए? मेरा सवाल ये है, ऐसा आपने क्या कर दिया उत्तराखंड में कि आपको जो ज़मीन का मालिकाना हक मिलना चाहिए? ये हम कह रहे हैं कि मालिकाना हक बस्तियों को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, न तो वो नियमितीकरण उनका होना चाहिए। लेकिन सरकार लगातार कैबिनेट बैठक बुलाती है, अध्यादेश जारी करती है, उनका नियमितीकरण करती जा रही है। वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ। आप मानते हैं कि ये जो लोग हैं, बाहरी लोग हैं, मलिन बस्तियों में हैं, वोट बैंक के लिए उन लोगों को यहाँ रोका जा रहा है, मालिकाना हक के लिए लोग बात भी कर रहे हैं यहाँ पर आकर, और जिस तरीके से आपने कहा कि हम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, हमारे जो लोग हैं उनको यहाँ का सशक्त भू कानून होगा तो ज़मीनें बचेंगी। पर एक सवाल मेरा यहाँ रहेगा महत्वपूर्ण कि ऐसा हम क्या करें, या क्या बिंदु लेके आप चलेंगे कि जो स्थानीय लोग यहाँ के हैं वो ज़मीन बेचने को मजबूर ना रहें? अगर वो बेचेंगे ही नहीं तो लोग खरीदेंगे नहीं। देखिए, आप ये मान के चलिए, हमारे पूरे देश की जो व्यवस्था चलती है वो संविधान के आधार पर चलती है, और अपराधों को रोकने के लिए आईपीसी बनी हुई है, सीआरपीसी बनी हुई है। इसीलिए अगर हम लोग मजबूत कानून नहीं बनाते हैं, कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि हम अपने राज्य को सुरक्षित कर सकें। माना ज़मीनी कानून मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि जो हिमालयी राज्य हमारा है, ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ अपने राज्य में ये बात कर रहा हूँ, पूरे हिमालय बेल्ट में मजबूत भू कानून है, कड़े कानून है। अगर कानून मजबूत नहीं होंगे तो लोग तो ज़मीन बेचेंगे, उनके पास तो और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार ने उनको रोज़गार तो दिया नहीं है, लाचार है, वो तो बेचेंगे ही। उनको लगता है थोड़ा मुनाफा हो जाए, कुछ पैसे मिल जाए, चलो कुछ समय हमारा कट जाएगा। लेकिन उस बात की गंभीरता को नहीं समझते हमारे लोग कि वो ज़मीन बेचकर बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना।
हम चाहते हैं कि सरकार उनको उनके हाथों को पहले मजबूत करे। अगर उस ज़मीन से वहाँ के काश्तकार को बहुत फ़ायदा मिल सकता है तो उनको सब्सिडी दें, उनको लोन दें, उनको इस तरह से हम कौशल उनका विकास करें कि कौशल विकास करें उनका, उनको रोज़गार के लिए प्रेरित करें कि आपके इस फील्ड में रोज़गार हो सकता है, आप करो, किसी अन्य को मत दो, आप अपना रोज़गार करो, क्यों किसी को दे रहे हो। हम आपके लिए बताते हैं ये प्लान है, ये उद्योग इस तरह से लग सकता है, पर्यटन इस तरह से लग सकता है, बागवानी इस तरह से हो सकती है, कोई भी उद्योग कोई भी तरह से हो सकता है कारोबार। तो उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो ज़मीन ना बेचे, उनके हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। जी जिस तरह से आपने ऋषिकेश में रैली करी है, उससे एक दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करते हैं। इसका असर दिख रहा है कि आप लोगों का जो आंदोलन सड़कों पर है, सरकार के कानून तक बात जा रही है। वो कहते हैं कि अगले साल तक सरकार सशक्त भू कानून लेकर आएगी। कितना भरोसा है मुख्यमंत्री धामी की बात पर? धामी जी की बात पे जनता का कोई भरोसा नहीं है। धामी जी बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और मैं तो कहता हूँ उनको बहुत बड़े बयानवीर हैं। वो सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट करना जानते हैं, अखबारों में सुर्खियाँ कैसे बने वो जानते हैं। अगर वास्तव में वो इस पक्षधर में होते कि हाँ ज़मीनों के कानून मजबूत होने चाहिए, तो सरकार बनने के बाद ही वो इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। ज़मीन के खुली लूट के रास्ते तैयार करने वाले धामी जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तो हैं इस राज्य में, इन्होंने ही लूट के रास्ते तैयार किए हैं। अब आप कह रहे हैं हम जल्द लाएंगे। गैरसैंण विधानसभा सत्र भी खत्म हुआ, आपने वहाँ अपने वेतन भत्ते बढ़ा दिए, तो वहाँ ले आते आप। वहाँ क्यों आपने इस तरह के कानून की बात नहीं की कि यहाँ मजबूत भू कानून बनना चाहिए, मूल निवास आना चाहिए? वहाँ तो कोई बात नहीं हुई। और अब आप कह रहे हैं अगले साल बजट सत्र में लाएंगे। क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं आप जनता को? कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? जनता अब आपके बहकावे में नहीं आएगी। आपने देख लिया होगा ऋषिकेश में आपके जनता का मुख्यमंत्री के बयान में कोई असर नहीं पड़ा जनता पर। लोग आए हज़ारों की संख्या में, तो भरोसा खो चुकी है सरकार। नहीं, लोग तो जुड़ रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों। आखिरी सवाल रहेगा, केदारनाथ में भी आप महारैली करने जा रहे हैं, कब है और क्या कुछ इसकी तैयारी है? देखिए, इसमें लगातार हम संपर्क कर रहे हैं अपनी टीम से। केदारनाथ में भी वहाँ पे हमारी टीम जुट गई है इस अभियान में, और हमारी कोर टीम भी वहाँ जाएगी, बात करेंगे, मीटिंग करेंगे। एक तिथि हम जल्द घोषित करने वाले हैं। हमारी एक सहमति बन रही है सभी हमारे जो संघर्ष समिति में जुड़े हुए लोग हैं कि चुनाव से पहले एक महारैली वहाँ पे की जाए, ताकि हम जनता और सभी लोग मिलकर सरकार पे इन मुद्दों को लेकर और भी अधिक दबाव बना सके। आगे हम इस पे भी एक कार्यक्रम करेंगे वहाँ। 2 शब्दों में सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मजबूत भू कानून, मूल निवास 1950। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मूल निवास समिति के संयोजक मोहित डिमरी जी, जिनका कहना है कि सशक्त भू कानून जब तक नहीं आएगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री से उनका कहना है कि इस ओर ध्यान दीजिए, महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सड़कों पर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर